अच्छा, अब हमारे पास है शोइंग शेयर्स ऑफ कैश ना। तो इसमें लिखा है कंपनीज कैन रेज इक्विटी कैपिटल एक्सटर्नली बाय इशूइंग न्यू शेयर्स फॉर कैश, बट द अपॉर्चुनिटी टू डू इज मच मोर रिस्ट्रिक्टेड फॉर प्राइवेट कंपनीज दैन फॉर पब्लिक कंपनीज। मीन्स अगर कंपनी को जो है वो कैश में मसला हो रहा होता है, उनके पास कैश की कमी आ रही होती है, तो वो कैश हासिल करने के लिए क्या करते हैं कि वो एक्सटर्नली न्यू शेयर्स इशू कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके लिए शेयर्स इशू करने में ज़्यादा आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइवेट कंपनीज। अच्छा, अब इसमें जो है लिखा है द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी इज़ दैट शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो ट्रेड हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वाइल अ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर नॉट। प्राइवेट कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ ओनरशिप इज़ मेजर्ड बाय द शेयर प्राइस फॉर पब्लिक कंपनीज और वैल्यू ऑफ स्टॉक्स फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो अगर हम ओनरशिप के वर्थ की बात करें तो जो पब्लिक के शेयर्स होते हैं, पब्लिक कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, according the worth of ownership is measured by the share price for public companies और value of stocks for private companies। अगर हम ओनरशिप के वर्थ की बात करें तो पब्लिक कंपनीज़ के लिए क्या होता है, जो शेयर प्राइस होते हैं वो मेजर किए जाते हैं, जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं वो शेयर प्राइस में मेजर की जाती हैं, और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स में मेजर की जाती हैं। प्राइवेट कंपनीज़ कैन नॉट ऑफर देयर शेयर्स फॉर सेल टू द जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक एंड शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज़ कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक मार्केट। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज़ जो होती हैं ना वो अपने जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती हैं, और स्टॉक मार्केट पे भी वो अपने शेयर्स जो है वो ट्रेड नहीं कर सकती है। दे कैन सेल शेयर प्राइवेटली टू इन्वेस्टर्स, but it is usually difficult to find investors who are willing to put cash into equity investment। अच्छा, ये जो अपने जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो अपने जो शेयर्स होते हैं ना वो प्राइवेटली तो सेल कर लेती हैं, लेकिन उनके लिए प्राइवेटली मतलब इन्वेस्टर्स को सेल कर लेती हैं, लेकिन उनके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टर फाइंड करना जो है वो मुश्किल होता है। द एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ अ कंपनी माइट नॉट हैव पर्सनल कैपिटल टू बाय मोर शेयर्स इन देयर कंपनी। और ऐसा भी होता है कि जो उस कंपनी के एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा पर्सनल कैपिटल ना हो, मींस इतना ज़्यादा उनके पास पैसा ना हो कि वो जो है जो कंपनी के अपने शेयर्स हैं जो कि वो सेल कर रहे हैं वो ख़ुद ही उनको सेल कर सकें, तो उनको वो दूसरों को सेल करना पड़ता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर देयरफॉर लिमिटेड सोर्स ऑफ न्यू कैपिटल। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक लिमिटेड सोर्स होती है न्यू कैपिटल की, इस वजह से क्योंकि उनके पास पैसा भी लिमिटेड होता है, तो जिसकी वजह से उन्हें मसला हो जाता है, ठीक है। पब्लिक कंपनीज़ में ऑफर दियर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं वो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल करती हैं। मैनी पब्लिक कंपनीज़ अरेंज फॉर दियर शेयर्स टू बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक मार्केट। जो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ होती हैं वो अपने शेयर्स जो है वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ को इनमें मसला होता है। द स्टॉक मार्केट कैन बी यूज्ड बोथ एज अ मार्केट फॉर इशूइंग न्यू शेयर्स फॉर कैश एंड ऑल्सो अ सेकेंडरी मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जो स्टॉक मार्केट होती है ना वो एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि एक तो वो इशू कर सकती है न्यू शेयर्स को, ठीक है, कैश के लिए, और यहाँ पे मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं पहली दफ़ा जो आप कोई भी शेयर है वो सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने पहली दफ़ा किसी को दिया, वो पहली दफ़ा जिसने भी लिया वो एक तरह से वहाँ पे मार्केट में न्यू शेयर इशू हो गया, ठीक है, हम उसे कहते हैं न्यू शेयर। लेकिन एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, वे इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। पहली दफ़ा में किसी ने ले लिया, वो बात ख़त्म हो गई, न्यू शेयर्स मिल गए, ठीक है। लेकिन एक ऐसा होता है कि फिर वो जिसने लिया वो फर्दर उसको सेल करना चाह रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टर्स जो है वो ख़रीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी।
देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स। इसमें टोटल 3 मेन मेथड्स होते हैं न्यू शेयर्स इशू करने के, ठीक है। नंबर फर्स्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफर और आईपीओ। आईपीओ भी हम इसे कह सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो कि आप पब्लिक को फ़र्स्ट टाइम सेल करते हो, ठीक है। आप जो इशू कर रहे हो शेयर वो आप फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या मतलब ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है। आपने फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल न्यू शेयर था वो आपने सेल कर दिया। नंबर सेकंड में है प्लेसिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स। मीन्स ये कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं आप उनको जो है जो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं आप उनको अपनी जो शेयर्स होते हैं वो सेल करते हो, ठीक है। और नंबर थर्ड में आता है राइट इशू। राइट इशू ये है कि आप जो आपके न्यू शेयर्स हैं वो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में सेल कर रहे हो, ठीक है। मीन्स जो कि जिनकी वो कंपनी थी वही ऑलरेडी उसको ले रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाती है राइट इशू में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ लिखा है कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी में इशू टू रेज इक्विटी, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। टोटल 2 टाइप्स के शेयर होते हैं जो कि एक कंपनी जो है वो इशू कर सकती है इक्विटी रेज करने के लिए, ठीक है। जिसमें हमारे पास आता है एक कॉमन स्टॉक है, एक हमारे पास आता है प्रेफर्ड स्टॉक। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉमन स्टॉक हमारे पास ये होता है कि लाइक आप जो है कॉमन स्टॉक में भी और प्रेफर्ड स्टॉक में भी लोग शेयर्स ख़रीदते हैं, लेकिन इनके जो राइट्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। या आगे जाके हमने पढ़ना भी है। राइट्स किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। जो कॉमन स्टॉक वाले होते हैं उनको प्रॉफिट में जो डिविडेंड मिलता है वो कम मिलता है, सॉरी कम नहीं, वो बाद में मिलता है। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक वाले जो होते हैं उनको पहले मिलता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि सबसे पहले अगर जितना भी प्रॉफिट है हम सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों को जो है वो जो उनका प्रॉफिट है, जो भी उनका हिस्सा बन रहा है वो हम पहले उनको देंगे, फिर अगर कुछ बचता है तो वो कॉमन स्टॉक को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में मैं सिर्फ हेडिंग्स पढ़ूंगी, बाकी अगर आप लोग खुद रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। नंबर फर्स्ट है नो रीपेमेंट बैक, ठीक है। मींस आपको जो है आपने एक शेयर है वो सेल कर दिया, ठीक है। आप एक जगह आपने शेयर सेल किया, एक जगह आपने डेप्ट जो है वो लाइक एक तरह से लिया। अब एक जगह पे आपने शेयर दे के पेमेंट ली, एक जगह पे आपने डेप्ट लिया, ठीक है। डेप्ट क्या होगा, आपको रीपे लाजमी करना पड़ेगा। शेयर में क्या होता है कि आपको रीपेमेंट नहीं करनी पड़ती। सेकंड है हमारे पास फ्लेक्सिबल यूज़ ऑफ फंड्स। मींस डेप्ट में कुछ ऐसा होता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, भाई आपने जो है इसको इसमें आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डेप्ट वालों को बताया कि हमें एक स्ट्रीट है, गवर्नमेंट ने लोन लिया है कि भाई हमें जो है वो ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक स्ट्रीट बनानी है, ठीक है। तो वो जो है गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के लिए लोन ले रही है, तो वो जो लोन है गवर्नमेंट सिर्फ वो स्ट्रीट बनाने के लिए ही यूज़ कर सकती है, वो फिर वो पैसा कहीं नहीं लगा सकती। जो बैंक्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि अगर आपने इस चीज़ के लिए पैसा लिया है तो आप इसी चीज़ के लिए यूज़ करोगे, आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है अगर एक कंपनी है वो लोन ले रही है और वो किस चीज़ के लिए ले रही है कि लोन नहीं, सॉरी लोन में तो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। शेयर्स उसने सेल किए हैं और पैसा लिया है, ठीक है। अब वो पहले उसका माइंड था कि उसने स्ट्रीट बनानी है या फिर कंपनी में कोई पैसा लगाना है, ठीक है। बाद में उसका ये हुआ कि मुझे एक नई फैक्ट्री ख़रीद लेता हूँ, मैं इससे अपना बिज़नेस आगे बढ़ा लेता हूँ। तो वो जो है अपना माइंड चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से पैसों को यूज़ करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबर थर्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिवनेस। मीन्स किस तरीके से कि जो कंपनीज़ अपने शेयर्स जो है वो सेल कर रही होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं दैन कंपनीज़ फाइनेंस विद डेप्ट्स, ठीक है। अपने शेयर सेल कर रही हैं मतलब उनको किसी से उधार नहीं लेना पड़ा, वो अपनी कोई चीज़ दे रहे हैं और उसके थ्रू पैसा ले रहे हैं, मतलब वो कुछ अपना ही बेच रहे हैं। लेकिन जो कंपनीज़ वो फाइनेंस्ड होती हैं डेप्ट्स के साथ, वो क्या करती हैं, वो एक तरह से मार्केट में इस तरह दिखती हैं कि इनके पास पैसों की कमी है या फिर इनको ज़रूरत है, तो उनका जो सिग्नल होता है वो एक तरीके से अच्छा नहीं जाता। तो इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं और एक उनका
कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर 4th पॉइंट, नो बैंकरप्सी प्रेशर फ्रॉम शेयर होल्डर्स। मीन्स ये कि 4th पॉइंट हो गया है। 5th पॉइंट है शेयर होल्डर्स कैन नॉट फोर्स अ कंपनी टू बैंकरप्सी इफ इट फेल्स टू मेक पेमेंट्स। हाँ, नो बैंकरप्सी मीन्स ये कि डेप्ट है, अगर अब डेप्ट में क्या होता है कि आप जो है आपने डेप्ट ले लिया, ठीक है, अगर आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर्स में ये होता है कि वो शेयर्स इशू करने में ये होता है कि आपकी कंपनी को वो बैंकरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप उनको डिविडेंड नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबर 5, प्रेशर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। किस तरीके का प्रेशर? यही प्रेशर कि आप जो है बैंकरप्सी में अगर वो आपको जो है लेके चल जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद है 6, एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड हाई स्पिरिट मोरल। एम्प्लॉय की मोटिवेशन होती है। एम्प्लॉय की मोटिवेशन कैसे होती है कि अगर आप उनको इशू कर रहे हो शेयर, तो वो एक तरीके से उनमें मोटिवेशन बढ़ती है कि भाई एक तरह से हम भी कंपनी का हिस्सा हैं, हम इसको जो है अच्छे से लेके चल सकते हैं, और वो ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं। नाउ हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है? नंबर 1, ओनरशिप डाइल्यूटेड। किस तरीके से? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था, कुछ प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, कुछ कॉमन स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन स्टॉक होते हैं ना, उनके पास ओनरशिप चली जाती है, मतलब कि वो उसमें एक तरीके से ओनरशिप किस तरीके से, क्योंकि इशू तो हम दोनों को करते हैं, प्रेफर्ड को भी करते हैं, कॉमन को भी करते हैं, तो हमारे पास उसमें हमें उनको जो ओनरशिप होती है वो एक तरीके से कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, तो ओनरशिप उनके पास चली जाती है, ओनरशिप डाइल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो डाइल्यूटेड का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना या फिर कम हो जाना। फिर उसके बाद आता है नंबर 2, कंट्रोल डाइल्यूटेड। कंट्रोल डाइल्यूटेड किस तरीके से? हमारे पास हमने कंपनी को एक तरीके से उनके पास वोटिंग राइट चला जाता है, फिर वो हर तरीके के जो भी डिसीजंस होते हैं कंपनी के वो उसमें हिस्सा लेते, तो इस तरीके से हमारा कंट्रोल भी जो है वो डाइल्यूटेड हो जाता है। नंबर 3 इज़ स्लो डिसीजंस। स्लो डिसीजंस किस तरह? जब हमें उनकी एक तरीके से बात सुननी पड़ेगी, हमें उनसे जो भी डिसीजंस होंगे वो उनसे भी पूछने पड़ेंगे, तो इस वजह से हम खुद से नहीं ले सकते, पहले हमें सबका अप्रूवल चाहिए, उसके बाद हम ले सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। 4th में हमारे पास लिखा है लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस किस तरीके से? जब हम ऑफ कोर्स सबसे पूछेंगे, सबकी राय लेंगे, तो फिर इस तरीके से शेयर सेल करना जो है वो एक लेंथी प्रोसेस भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आती है, कुछ कॉस्ट भी आती है, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। नंबर 5 इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन कॉस्ट डिस्क्लोजर। मीन्स हम जो है जब इशू करते हैं कोई शेयर, हमें उसमें उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भाई हमारा जो है इस तरीके से हमारा ये कंपनी है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, और हमें हर तरह की छोटी से बड़ी इन्फो देनी पड़ती है, ताकि इन्वेस्टर्स जो है वो उसमें इंटरेस्ट लें, और तभी वो हर चीज़ को देख के, हर इन्फो को देख के फिर वो शेयर्स जो है वो बाय करते हैं। तो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ले लेती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इशूइंग शेयर्स।